हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। बिहार पुलिस परीक्षा के लिए यह 14 नंबर प्रैक्टिस सेट है और इस प्रैक्टिस सेट में भी मैंने सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड और बहुत ही महत्वपूर्ण लिए हैं जो पिछले कई सारे एग्जामों में पूछे गए हैं, जैसे कि बिहार पुलिस, एमपी पुलिस, बंगाल पुलिस। उन सब एग्जामों में जो प्रश्न बार बार पूछे गए हैं पहले, उन्हीं को मैं इस प्रैक्टिस सेट में लेके आया हूँ, जिससे आपकी तैयारी है और बेहतर हो सके, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है अब। ठीक है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, तभी आपको इस वीडियो से कुछ फ़ायदा मिलेगा। और मैं यही कोशिश करूंगा जितना प्रश्न मैं आपको करा रहा हूं सारे के सारे आपको आसानी से समझाऊं, ताकि आपको जल्दी से जल्दी याद हो जाए। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से किसने 1934 में सबसे पहले संविधान सभा का सुझाव दिया था? तो आप लोग बताइए कि सबसे पहले संविधान सभा का सुझाव किसने दिया था। ये प्रश्न यूपीएससी लोअर पीसीएस 15 जुलाई 2018 में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा, ये एम.एन. राय ने दिया था। ठीक है, सबसे पहले जो सुझाव दिया था संविधान सभा का किसने दिया था? तो एम.एन. राय ने। ठीक है, और बात करें संविधान सभा का गठन कब हुआ था, तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था। ठीक है, तो डेट बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखिए। भारतीय संविधान सभा ने संविधान कब अपनाया था? ये प्रश्न एसएससी जीडी 2019 में पूछा गया है, तो आप लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने संविधान को अपनाया था। ठीक है, और बात करें इसको लागू कब किया था, तो ये भी डेट याद रखिएगा, 26 जनवरी। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर दिया गया था। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, लिखने में दिक्कत हो रहा है, तो आप लोग समझ लीजिएगा। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर दिया गया था और अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, क्लियर। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखिए। निम्नलिखित में से किसने द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग पुस्तक लिखी है? इंपॉर्टेंट है, तो बताइए किसने लिखी है। ये भी प्रश्न एसएससी सीपीयू 2022 में पूछा गया है, तो ये किसने लिखी है बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये अरुंधति राय ने लिखी है। याद रखिएगा किसने लिखी है, तो अरुंधति राय ने। क्लियर। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखिए। निम्नलिखित में से कौन अंग्रेजी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले लेखक थे? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एसएससी मैट्रिक लेवल 2020 में पूछा जा चुका है, परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो आप लोग बताइए कौन है जिन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले लेखक हैं। तो अपना आंसर लगाइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये आर.के. नारायण है। ठीक है, आर.के. नारायण है। क्लियर। और इन्हें यह पुरस्कार कब दिया गया था, डेट याद रखिएगा, 1960 में दिया गया था। ठीक है, इनकी एक उपन्यास द गाइड उपन्यास के लिए इन्हें 1960 में जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो ये डेट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्हें कब दिया गया था ये पुरस्कार, तो ये 1960 में दिया गया था। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखिए। भारत के किस राज्य में पहली महिला राज्यपाल नियुक्त की गई थी? इंपॉर्टेंट है, तो बताइए किस राज्य में नियुक्त की गई थी पहली महिला राज्यपाल। ये भी प्रश्न एचएसएससी 2020 में पूछा गया प्रश्न है, लोअर डिवीजन में क्लर्क के लिए। तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये उत्तर प्रदेश की। ठीक है, भारत के अंदर पहली महिला जो राज्यपाल बनी थी वो उत्तर प्रदेश के अंदर में बनी थी। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य में, याद रखिएगा। और कौन थी पहली महिला राज्यपाल, तो सरोजिनी नायडू। ठीक है, कौन थी, तो सरोजिनी नायडू जी पहली महिला राज्यपाल बनी थी। ठीक है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 6 देखिए। राजस्थान में ताल छापर अभयारण्य डैश के लिए प्रसिद्ध है और राजस्थान के डैश जिले में स्थित है? तो ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है,
मैंने आपको ये प्रश्न इसलिए शामिल किया है दोनों के माध्यम से, ताकि आपको जिला और मतलब कि जिला भी मालूम चले किस जिले में है, राज्य तो मालूम चल ही रहा है आपको राजस्थान में है, और किसके लिए प्रसिद्ध है। ये तीनों प्रश्न आपको इसमें शामिल हो गए। कहीं से भी प्रश्न पूछेगा तो आप आराम से कर जाइएगा, ये याद कर लेते हैं तो ठीक है। देखिए, राजस्थान क्लर्क में 2021 के परीक्षा में पूछा गया है, राजस्थान क्लर्क एग्जाम में। तो बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा। तो फटाफट अपना आंसर लगाइए। इसका राइट ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा, राजस्थान में जो ताल छापर अभयारण्य है ये काला हिरण के लिए प्रसिद्ध है, और ये राजस्थान के चूरू जिला में है। ठीक है, कहाँ पे है? राजस्थान के चूरू जिला में स्थित है, और काला हिरण के लिए प्रसिद्ध है ताल छापर अभयारण्य। ठीक है, तो ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। ताल छापर अभयारण्य कहाँ है? तो राजस्थान में है। अगर जिला पूछे तो चूरू जिला में है, और किसके लिए प्रसिद्ध है? तो काला हिरण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, 3 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं आपको इससे संबंधित, याद कर लीजिएगा। चलिए, प्रश्न नंबर 7 देखिए, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम राष्ट्रीय उद्यान है? तो आप लोग बताइए कि भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान है। ये भी प्रश्न एसएससी जेईई प्रीवियस ईयर में पूछा गया है पहले के एग्जाम में, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो फटाफट अपना आंसर लगाइए आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, जो भारत के अंदर जो सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान है ना, ये मध्य प्रदेश में है। तो याद रखिए कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। क्लियर। चलिए, प्रश्न नंबर 8 देखिए, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बताइए आप लोग कि जो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ स्थित है। UOSSC CGL 2022 के परीक्षा में दूसरे शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जामों में देखने को मिला है। तो अपना राइट आंसर लगाइए आप लोग कहाँ है। फटाफट अपना आंसर लगाइए। बिहार पुलिस वाले खास ध्यान दीजिए इस पर। आप लोग बताइए राइट आंसर लगाइए, इसका क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये बिहार राज्य में ही है। ठीक है, याद रखिएगा, बिहार पुलिस के बच्चे जो बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, कहाँ पे है ये? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान ये बिहार राज्य में है। ठीक है, अगर आपसे जिला पूछ दे कि बिहार राज्य के कौन से जिले में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चंपारण जिले में है, याद रखिएगा, चंपारण जिले में ये स्थित है। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, दोनों पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 9 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी झील बिहार में स्थित है? तो बताइए, क्योंकि इसमें से 4 झील के नाम दिए गए हैं आपके सामने, इसमें से एक झील है जो बिहार में स्थित है, अब वहीं आपको चुनना है। ठीक है, फटाफट अपना आंसर लगाइए। ये भी प्रश्न बिहार में ही पूछा गया है BPSC 2015 में। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो फटाफट अपना आंसर लगाइए आप लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुपम झील है। ठीक है, याद रखिएगा, अनुपम झील जो है ये बिहार में स्थित है। ठीक है, अनुपम झील याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार पुलिस के बच्चों के लिए ये। ठीक है, और बात करें सांबर झील कहाँ है, तो आप लोग ये राजस्थान में है, याद रखिएगा, सांबर झील राजस्थान में है। ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर, सांबर झील कहाँ है? तो राजस्थान में है। ये सुखना झील जो है ये कहाँ है? तो चंडीगढ़ में है। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी चंडीगढ़ में सुखना झील है। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये साथ साथ ये भी याद कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। तो अनुपम झील बिहार में, सांभर झील राजस्थान में, सुखना झील जो है चंडीगढ़ में है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 10 देखिए, भारत को स्वतंत्रता मिलने से समय भारत का वायसराय कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जामों में ये प्रश्न देखने को मिला है, और हाल फिलहाल में ये दिल्ली पुलिस 2014 की परीक्षा में देखने को मिला है, और भी बहुत सारे एग्जामों में ये मिला है देखने के लिए। ठीक है, तो बताइए भारत को स्वतंत्रता मिलने के समय भारत का वायसराय कौन था? इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड माउंटबेटन थे। याद रखिएगा कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। क्लियर, चलिए प्रश्न नंबर 11 देखिए, अभिनेत्र लेंस के डैश में परिवर्तन से इसकी फोकस दूरी बदल सकती है। तो किसके परिवर्तन से इसकी जो फोकस दूरी है वो बदल सकती है अभिनेत्र लेंस में? ये भी प्रश्न DSSB TGT 2021 में पूछा गया प्रश्न है, एग्जाम में
बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वक्रता। ठीक है, वक्रता लेंस के मतलब कि पर अगर अभिनीत लेंस में वक्रता में परिवर्तन से इसकी जो फोकस दूरी है वो बदल सकती है किसके परिवर्तन से, तो वक्रता के। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 12 देखिए, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप तो जानते ही हैं पृथ्वी का दूसरा नाम क्या है, नीला ग्रह। ठीक है, पृथ्वी का दूसरा नाम क्या है, नीला ग्रह। क्लियर, याद कर लीजिएगा। और इसको नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, अब बताइए कि पृथ्वी को जो नीला ग्रह नाम से भी जाना जाता है, इसको क्यों जाना जाता है इस ग्रह से, इस नाम से? तो फटाफट अपना आंसर लगाइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा, 2/3 हिस्सा पानी से ढके होने की वजह से। ठीक है, पृथ्वी का जो 2/3 हिस्सा है वो पानी से पूरा पानी ही है उसमें। ठीक है, इसी कारण से इसको नीला ग्रह कहा जाता है, क्योंकि अंतरिक्ष से देखने में से इसको नीला रंग दिखता है। पानी 2/3 पानी होने के कारण जो जब अंतरिक्ष से इसको देखा जाता है तो इसका रंग जो है वो नीले रंग का दिखाई देता है। ठीक है, इसलिए इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, चलिए प्रश्न नंबर 13 देखिए, कभी कभी वृद्धावस्था में लोगों का आँख का लेंस दुधिया और धुंधला हो जाता है, इस स्थिति को डैश का गठन कहा जाता है। तो बताइए आप लोग, ये प्रश्न ALP CBT 2019 के परीक्षा में पूछा गया है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप लोग जानते ही हैं बहुत आदमी जो बुजुर्ग अवस्था में पहुंच गए हैं, उनकी जो मतलब आँखों का जो लेंस है वो दुधिया और धुंधला हो जाता है। तो उस स्थिति में डैश का गठन कहा जाता है। मतलब उस स्थिति में क्या हुआ है, डॉक्टर क्या कहते हैं कि कौन सी मतलब कि बीमारी हुई है, क्या कहते हैं इसको? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोतियाबिंद का गठन हुआ है। ठीक है, उस समय जो होता है उस स्थिति में किसका गठन होता है, तो मोतियाबिंद का। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोतियाबिंद का गठन हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 देखिए, विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ये भी प्रश्न जो आर्मी सोल्जर GD बेंगलोर के 2021 में पूछा गया था, जो RO बेंगलोर में स्थित 2021 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो बताइए आप लोग कि जो विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये विश्व की पूछ रहा है, विश्व में। ठीक है, पूरे। तो फटाफट अपना राइट आंसर लगाइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा, नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और बात करें अगर भारत की पूछे, यहाँ पे पूछे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, जो भारत की पूछे तब आएगा MS स्वामीनाथन। ठीक है, याद रखिएगा। भारत की पूछे तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन हो जाएगा, और विश्व की पूछे तो नॉर्मन बोरलॉग को जाना जाता है हरित क्रांति के जनक के रूप में। तो दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, बहुत बार एग्जामों में प्रश्न देखने को मिला है, तो दोनों पॉइंट मैंने आपको करा दिए, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 15 देखिए, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो फटाफट अपना आंसर लगाइए कि श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। श्वेत क्रांति का संबंध किसे है, तो ये दूध उत्पादन से है, याद रखिएगा। श्वेत क्रांति का जो किसे है, तो ये दूध उत्पादन से श्वेत क्रांति का संबंध है। ठीक है, और ये भी प्रश्न BSSC CGL 2011 में पूछा गया है। तो फटाफट अपना आंसर लगाइए आप लोग कि जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर V कुरियन को। ठीक है, डॉक्टर V कुरियन जी को भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर हो जाएगा। और साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि जो राष्ट्रीय दूध दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। आपको मालूम ही है, नहीं है तो याद कर लीजिएगा। जो राष्ट्रीय दूध दिवस मनाया जाता है ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। इन्हीं के जन्मदिन पर ये मनाया जाता है राष्ट्रीय दूध दिवस। किसके जन्मदिन पर, डॉक्टर V कुरियन के जन्मदिन पर 26 नवंबर को हर साल हम लोग राष्ट्रीय दूध दिवस के रूप में मनाते हैं। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय दूध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है,
ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा। तो ये 15 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो मैंने आपको करा दिए, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोग उसको याद कर लीजिएगा, बहुत आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा ये प्रश्न, ठीक है। अगर एक बार में आपको ये प्रश्न याद नहीं हो रहा है तो वीडियो को 2 बार चला कर देख लीजिएगा, ऑटोमेटिक आपको ये सारे के सारे प्रश्न आसानी से याद हो जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो आपके लिए हमेशा लेके आता रहूँगा जब तक आपका बिहार पुलिस का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है, ठीक है। तो आपका जो भी सुझाव हो अपना कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।